नमस्कार दोस्तों। आइए जानते हैं झारखंड के हर जिले, हर क्षेत्र की ताज़ा और बड़ी खबरों को केवल 15 मिनट में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने गरीबों के लिए कौन-कौन सी योजनाएं लागू की हैं और साथ ही महिलाओं को 5,000 रुपए कब से मिलेंगे और ई-श्रम कार्ड धारकों को 3,000 रुपए कब से खाते में आएंगे। साथ ही गरीबों के लिए सोना चांदी, डीजल पेट्रोल, बिजली आदि कब से सस्ता हो जाएगी। सब कुछ आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो किस जगह से देख रहे हैं। झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं के बैंक खातों में 7,500 रुपए की बड़ी राशि भेजी है। यह भुगतान अप्रैल से जून तक की बढ़ी हुई मासिक किस्त के रूप में एकमुश्त किया गया है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से करोड़ों रुपए सीधे लाभार्थियों तक पहुंचे हैं, जिससे महिलाओं को आर्थिक मजबूती और आत्मनिर्भरता मिलेगी। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी सर्वजन पेंशन योजना के अंतर्गत रांची जिले में अप्रैल 2026 से जुलाई 2026 तक की पेंशन राशि का भुगतान कर दिया गया है। प्रथम चरण में 1,59,358 लाभुकों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से 63,74,32,000 रुपए की राशि हस्तांतरित की गई है। प्रत्येक लाभुक के खाते में 4,000 रुपए की पेंशन राशि भेजी गई है। झारखंड सरकार ने राज्य के विजन 2050 को लेकर नई दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन की शुरुआत की। कार्यक्रम के पहले दिन सूचना प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल गवर्नेंस और भविष्य की तकनीकों पर व्यापक मंथन हुआ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड की पहचान अब केवल खनिज संपदा तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि राज्य को माइंस, रिसर्च और इनोवेशन के केंद्र के रूप में विकसित करना होगा। कोयला खान भविष्य निधि संगठन ने 8 जुलाई को जानकारी दी कि वित्त वर्ष 2025 से 26 के लिए कोयला भविष्य निधि खातों पर 7.6% ब्याज दिया जाएगा। इस निर्णय से देश भर के करीब 4 लाख खाता धारकों को सीधा लाभ मिलेगा। कोयला मंत्रालय नई दिल्ली ने 30 जून 2026 को जारी कर ब्याज दर की स्वीकृति CMPF बोर्ड की स्वीकृति भेजी थी। मंत्रालय के निर्देश के बाद कोयला खान भविष्य निधि संगठन के आयुक्त कार्यालय ने सभी न्यासी मंडल के सदस्यों को पत्र भेजकर इसकी पुष्टि की। झारखंड सरकार गुरुवार को नई दिल्ली स्थित ताज होटल में देश की प्रसिद्ध दर्जन भर कंपनियों के साथ 1.35 लाख करोड़ रुपए के निवेश को लेकर MOU पर हस्ताक्षर की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रमुख कंपनियों में जिंदल की 3 कंपनियों के साथ अलग अलग करार होगा। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में रूंगटा माइंस के साथ साथ रूंगटा सन्स के साथ भी करार होगा। खनन और बिजली उत्पादन के क्षेत्र में ये करार महत्वपूर्ण होंगे। टाटा स्टील, अंबुजा सीमेंट और वरुण बेवरेजेस के साथ भी करार की तैयारी की गई है। नई दिल्ली में आयोजित स्टेक होल्डर्स के सम्मेलन से झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों तक डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ने की उम्मीद है। सूचना प्रौद्योगिकी और टेक जगत की बड़ी कंपनियों ने राज्य में अपना डेटा सेंटर तैयार करने में सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों ने राज्य में कारोबार बढ़ाने की संभावना तलाशी है। इससे जहां सर्विस आधारित इंटरनेट प्लेटफॉर्म की क्षमता बढ़ेगी, वहीं ई-कॉमर्स के नए गेटवे भी तैयार होंगे। मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 के सफल एवं समयबद्ध क्रियान्वयन को लेकर बुधवार को मांडू प्रखंड सभागार में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ऋतुराज के निर्देश पर आयोजित बैठक में कार्य की धीमी प्रगति पर अधिकारियों ने नाराजगी जताते हुए लापरवाही बरतने वाले BLO सुपरवाइजरों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। बैठक की अध्यक्षता उप निर्वाचन पदाधिकारी रविंद्र कुमार गुप्ता एवं जिला परिवहन पदाधिकारी राजेश एक्का ने की। इस दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी रीना कुजूर, अंचल अधिकारी तृप्ति विजया कुजूर सहित BLO सुपरवाइजर एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। धनबाद मंडल संसदीय समिति की बैठक में स्थानीय सांसद एवं केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री के प्रतिनिधि के रूप में खलारी भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष शैलेंद्र शर्मा ने खलारी, राय, मैकलुस्कीगंज, निंद्रा तथा आसपास के क्षेत्रों से जुड़ी रेल सुविधाओं के लंबित मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने रेलवे प्रशासन से सभी जनहित से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित समय सीमा में पूरा करने की मांग की। बैठक की अध्यक्षता पलामू के सांसद BD राम ने की। बैठक में चतरा, धनबाद और गिरिडीह के सांसदों सहित अन्य सांसदों के प्रतिनिधि मौजूद थे। राज्य सरकार की बहुप्रचारित भवन नियमितीकरण योजना पर अब अनिश्चितता के बादल छा गए हैं।
योजना की अवधि समाप्त हुए करीब 2 सप्ताह होने वाले हैं, लेकिन नगर विकास एवं आवास विभाग अब तक ये तय नहीं कर पाया है कि प्राप्त आवेदनों पर आगे की कार्रवाई कैसे होगी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि हजारों भवनों का नक्शा किस प्रक्रिया से पास होगा। विभाग की ओर से अब तक कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। ऐसे में हजारों आवेदक असमंजस में हैं और नगर निगम से लेकर आर्किटेक्ट के कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं। राजधानी के 3 प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रों की तस्वीर जल्द बदल सकती है। रांची नगर निगम शहर के पुराने और जर्जर बाजारों का आधुनिक स्वरूप में पुनर्विकास कराने की तैयारी में जुट गया है। बुधवार को नगर आयुक्त सुशांत गौरव की अध्यक्षता में हुई बैठक में एनबीसीसी ने डेली मार्केट, न्यू मार्केट और खादगड़ा स्थित भगवान बिरसा मुंडा बस टर्मिनल परिसर के पुनर्विकास का विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया। प्रस्ताव के अनुसार इन बाजारों में आधुनिक मार्केट कॉम्प्लेक्स, मल्टी लेवल पार्किंग, होटल, बेहतर यातायात व्यवस्था, आकर्षक सार्वजनिक स्थल और नागरिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। बैठक में परियोजनाओं के तकनीकी, वित्तीय और व्यवहारिक पक्षों पर विस्तार से चर्चा की गई। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के जेल वार्डरों को बड़ी राहत देते हुए सरकार को नए जेल मैनुअल 2025 के प्राविधान लागू करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि जेल वार्डरों को राज्य पुलिस के समकक्ष वेतनमान, भोजन भत्ता, वर्दी भत्ता तथा अन्य देय सुविधाएं दी जाएं। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने सरकार को 8 सप्ताह में इसका औपचारिक आदेश जारी करने और उसके बाद 4 सप्ताह के अंदर सभी वित्तीय लाभ देने का आदेश दिया है। यह आदेश प्रदीप तिर्की और दिलीप कुमार साह की याचिका पर सुनवाई के दिया गया। कोयला मंत्रालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के लिए जारी भूमिगत कोयला खदानों की स्टार रेटिंग में धनबाद की खदानों ने उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की मुनीडीही भूमिगत खदान को सर्वोच्च 5 स्टार रेटिंग मिली है। वहीं टाटा स्टील की सिजुआ कोलियरी और भेलाटांड एमलगमेटेड खदान को भी 5 स्टार श्रेणी में स्थान मिला है। ये उपलब्धि सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, उत्पादन, तकनीकी नवाचार तथा सतत खनन के मानकों पर उत्कृष्ट प्रदर्शन का प्रमाण है। देश भर में मेगा कोचिंग टर्मिनल विकसित करने की योजना बनाई जा रही है। आश्चर्य है कि पूर्व मध्य रेल ने अपने प्रस्ताव में धनबाद को शामिल नहीं किया। बिहार के जिन स्टेशन को सम्मिलित किया गया, उनकी तुलना में यात्री आय में धनबाद शीर्ष पर है। सर्वाधिक राजस्व के बाद भी धनबाद की अनदेखी ठीक नहीं। रेल प्रशासन इस विषय को प्राथमिकता के साथ रेलवे बोर्ड के समक्ष उठाए, यह कहना था सांसद धुलू महतो का। वह डीआरएम कार्यालय में आयोजित मंडल संसदीय समिति की बैठक में पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि मेगा कोचिंग टर्मिनल प्लान में धनबाद को शामिल कर कंसेप्ट प्लान और फाइनल लोकेशन सर्वे की स्वीकृति के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। वैश्विक बाजारों की अनिश्चितता और कड़ी चुनौतियों के बावजूद भारतीय स्टील दिग्गज टाटा स्टील ने वित्तीय वर्ष 2026 से 27 की पहली तिमाही में बेहद मजबूत प्रदर्शन किया है। जमशेदपुर और कलिंग नगर संयंत्रों में उत्पादन क्षमता विस्तार का सीधा फायदा कंपनी को मिला है। टाटा स्टील ने इस तिमाही में घरेलू बाजार में उत्पादन और डिलीवरी दोनों में 11% की शानदार सालाना वृद्धि दर्ज की है। बुधवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक टाटा स्टील ने भारत में 5.82 मिलियन टन क्रूड स्टील का उत्पादन किया है। वहीं मजबूत मार्केटिंग नेटवर्क के दम पर घरेलू बाजार में स्टील की डिलीवरी 5.17 मिलियन टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। इस बार रक्षाबंधन के पावन अवसर पर बहनों को अपने भाई तक राखी पहुंचाने के लिए डाकघर की लंबी कतारों में खड़े होकर परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंहभूम मंडल का डाक विभाग इस वर्ष स्कूलों से ही सीधे राखी की स्पीड पोस्ट कराने की एक बेहद खास और अनूठी व्यवस्था करने जा रहा है। इसके साथ ही नई पीढ़ी के बच्चों को भारतीय संस्कृति, कला और भाई बहन के अटूट रिश्ते से गहराई से जोड़ने के लिए राखी बनाओ और भेजो प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा। देश की सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की इस्पात कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने वैश्विक विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 6 से 8 जुलाई तक हुई इंडोनेशिया यात्रा के दौरान सेल और इंडोनेशिया की अग्रणी इस्पात कंपनी पीटी क्राकाटाऊ स्टील के बीच इंडोनेशिया में स्टेनलेस स्टील स्लैब निर्माण के लिए संयुक्त उद्यम की संभावनाएं तलाशने संबंधी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की गई। देश की प्रमुख ऊर्जा कंपनी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लोक उद्यम चयन बोर्ड ने अध्यक्ष पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। ओएनजीसी के अध्यक्ष का पद 7 दिसंबर 2026 को रिक्त होगा। इच्छुक अभ्यर्थी 22 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे, जबकि संबंधित विभागों द्वारा आवेदन अग्रसारित करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई है।
संशोधित अधिसूचना के अनुसार अब प्रथम श्रेणी इंजीनियरिंग स्नातक, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, पूर्णकालिक MBA, PGDIM तथा स्नातकोत्तर उपाधिधारक भी इस पद के लिए पात्र होंगे। रिक्ति की तिथि पर अभ्यर्थी की आयु 45 से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए। देवघर एयरपोर्ट से एयर कनेक्टिविटी बढ़ने लगी है। देवघर एयरपोर्ट से विमान का परिचालन 2022 से शुरू हुआ था। 4 साल बाद अब इस साल के अंत तक नई एयरलाइंस अकासा के आने की पूरी संभावना है। अकासा के आने से किराया घटेगा। अब तक इंडिगो की ही फ्लाइट चल रही है। अकासा अपना किराया कम रखता है। इसके आने से प्रतिद्वंदिता में यात्रियों को राहत होगी। इंडिगो भी अपना किराया कम करेगा। अभी पटना से दिल्ली के वनिस्पत देवघर से दिल्ली का किराया अधिक है। श्रावणी मेला की तैयारी चल रही है। बीएड कॉलेज ग्राउंड में होल्डिंग पॉइंट बनाया जा रहा है। कांवड़ियों के क्यू के लिए मंदिर से नंदन पहाड़ तक कॉरिडोर बनाने का काम भी जगह जगह शुरू कर दिया गया है। इधर मंदिर की भी तैयारी चल रही है। जिला प्रशासन और तीर्थ पुरोहित की समन्वय बैठक में भी कई निर्णय लिए गए हैं। ये सब भक्तों की सुविधा को सुचारू बनाए रखने की दिशा में किया गया है। पंडा धर्मरक्षिणी सभा के वरीय उपाध्यक्ष चंद्रशेखर खवाड़े ने जानकारी देते हुए बताया कि सभा के सदस्यों और जिला प्रशासन देवघर की एक बैठक हुई थी, जिसमें कई बिंदुओं पर विचार विमर्श करके कुछ बिंदुओं पर निर्णय भी लिया गया है। झारखंड हाईकोर्ट ने रिम्स भूमि अधिग्रहण और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के विरोध प्रदर्शन से जुड़े मामले में आदिवासी नेत्री निशा भगत की अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली। जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने बुधवार को जमानत प्रदान की। एक अन्य फैसले में हाईकोर्ट ने अलकतरा घोटाले के 3 आरोपित को सभी आरोपों से बरी कर दिया है। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता शिशिर राज ने पक्ष रखते हुए कहा कि निशा भगत आदिवासियों के अधिकारों और जनहित के मुद्दों को उठा रही थीं। उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी तथ्यों पर आधारित नहीं है और उन्हें गलत तरीके से आरोपित बनाया गया है।